अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन फ़हद साहब और सदर हलक़ा मुनव्वर हुसैन साहब और मेरे दीगर साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअलिटी एंड मॉडेस्टी इन द डिजिटल एज ऑफ हाइपर सेक्सुअलाइजेशन। तो आज की ज़िंदगी में, आज की इस दुनिया में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है ये, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। तो इस पर मुझे आज अपनी कुछ बात रखनी है। तो इससे पहले कि ये हम समझ लें कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर के बारे में हम थोड़ा क्लियर हो जाए कि हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहाँ आपकी जो हर एक नज़र है उसको मोनेटाइज किया जाता है। जब आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एक पोस्ट से गुज़रते हैं या एक रील देखते हैं, तो आप वहाँ पे कस्टमर नहीं हैं, आप एक प्रोडक्ट हैं। हर एक क्लिक पर, हर एक लाइक पर और हर एक सेकंड पर, हर एक सेकंड जो आप किसी इमेज पर रुकते हैं वो एक डेटा पॉइंट होता है, और उस डेटा पॉइंट को कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, और जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको बेच दिया जाता है आपका डेटा। तो ये कॉरपोरेशंस ने इंसानी साइक को बहुत ही मास्टरफुली मैप कर लिया है। हमारी जो वीकनेस होती है, हमारी जो डिज़ायर्स होती है, हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ है, उसको एक मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट में बदल दिया है। इस दुनिया में इंटीमेसी, जिसे अल्लाह ताला ने एक मुक़द्दस, प्राइवेट और ख़ूबसूरत रिश्ता बनाया था, एक मियाँ शोहर और बीवी के बीच का, उसकी पाकीज़गी को इस दुनिया की इंटीमेसी ने छीन लिया है। एक सस्ती कमोडिटी की तरह इसे रीपैकेज करके सेल किया जाता है। नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें मुक़द्दस थी उसे बहुत ही घिनौना बनाया गया है। जो चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक कर दिया गया है। और इस नई रियलिटी का, इस नई दुनिया का सबसे ख़तरनाक हिस्सा जो है, इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक हिस्सा उसे हम हमारी जेबों में रखते हैं। वो है मोबाइल फ़ोन, जो कि कभी एक कम्युनिकेशन के लिए एक टूल था, वो आज हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के लिए एक सबसे पावरफुल पोर्टल बन गया है, जो 24/7 हमारे हाथों में, हमारी हथेलियों में जो है वो एक्सेसिबल है ये। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है इसको, कि सबसे पहले तो हम हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को समझेंगे वो क्या आएगा, और उसके बाद फिर उसके कुछ इम्पैक्ट्स होंगे इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर उसको, और फिर तीसरा पार्ट जो है वो क्या हिदायत है, क्या रास्ता है हमारे सामने जो इस्लाम पेश करता है। तो सबसे पहले तो हाइपर सेक्सुअलाइजेशन मतलब क्या है। यहाँ मैंने बहुत ही टेक्निकल उसकी डेफिनेशन लिखी है जो गूगल पर आपको मिल जाएगी हाइपर सेक्सुअलाइजेशन की। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि ये क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा कल्चरल फिनोमेना है जहाँ इंसानों को, खुसूसन औरतों को या यंग गर्ल्स को, उनकी दीगर क्वालिटीज़ के बजाय उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है, उस तक रिड्यूस कर दिया जाता है। उनकी वैल्यू को उनकी इंटेलेक्ट और उनके कैरेक्टर के बेस पे नहीं, बल्कि उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उस पे से डिटरमाइन किया जाता है। उसके एग्जांपल्स भी मैंने नीचे कुछ रखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो एडवर्टाइजमेंट, कि एक कार की या कोई एक परफ्यूम की या कोई एक सपोज एक टूथपेस्ट की भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट होती होगी, तब उसमें देखेंगे अक्सर कम कपड़ों में मॉडल्स को बहुत ही प्रोवोकेटिव पोजेस में पेश किया जाता है। इसका प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं फिर भी, लेकिन जो इंडस्ट्री है इसका करप्ट प्रिंसिपल है कि सेक्स सेल्स। तो ये हमारी प्राइमल जो इंस्टिंक्ट होती है उसको हाईजेक करके हमारे अटेंशन को कैप्चर करने के लिए ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन हुआ है। सोशल मीडिया और ट्रेंड्स को भी हम अगर देखें तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जो वायरल ट्रेंड्स को आप देखेंगे, अक्सर इनमें जो वायरल चीज़ें होती है वो ऐसे ही प्रोवोकेटिव डांसेस होते हैं, कुछ इस तरीके की ही लिप सिंकिंग होती है, या कुछ थर्स्ट ट्रैप वाले इमेजेस जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। उसी तरह म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट में भी देखेंगे तो बहुत से म्यूज़िक वीडियोस में वुमन को सिर्फ एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता है, उसका हिस्सा बनाया जाता है।
उसमें ऐसा बताया जाता है कि उनको जिस्म को, उनके खासकर उनके जिस्म को एक सीन बाकायदा पूरा बनाया जाता है, तो कि इनका मकसद है सिर्फ देखना, इस तरीके से उसको पेश किया जाता है। तो ये कुछ हाइपर सेक्सुअलाइजेशन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल थे। अब इस खतरे को पूरी तरह समझने के लिए हमें इस कंटेंट की दो फॉर्म्स के बीच को फ़र्क करना होगा। एक है हार्ड पोर्नोग्राफी और एक है सॉफ्ट पोर्नोग्राफी। हार्ड पोर्नोग्राफी तो एकदम साफ साफ जाहिर है कि वो एक्सप्लिसिट है, ग्राफिक है, और सिर्फ उसका मकसद अराउजल के मकसद के तौर पर ही वो बनाई जाती है। बहुत सी जो ईमान रखने वाले लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ है हार्ड पोर्नोग्राफी के कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत ही तबाहकुन वाला रास्ता ही है ये। लेकिन जो सॉफ्ट पोर्नोग्राफी है वो बल्कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इससे भी ज़्यादा डेंजरस है अपने उसमें, क्योंकि ये छुपी हुई है, ये हमारे नॉर्मलाइज्ड कंटेंट के अंदर ही है। हम जो दिन ब दिन जो नॉर्मलाइज कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसी में है। जैसे ये एक इंस्टाग्राम की रील में जो मैंने बताया जैसे तरीके के डांसेस होते हैं, या कोई एक यूट्यूब का एक क्लिक बेट वाला थंबनेल हो सकता है, या कोई OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज़ के कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स हो सकते हैं जिनको पोर्नोग्राफी का तो ऑफिशियल लेबल नहीं दिया गया है, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है, उनका फंक्शन वही है, वही काम वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मसला यही है कि एक इंसान जो है वो कॉन्शियसली हार्ड पोर्नोग्राफी को देख रहा है, तो वो अक्सर ये जानता है, जो ईमान जिसके दिल में, वो जानता है कि मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रांसग्रेस कर रहा हूँ, मेरी बाउंड्री क्रॉस हो रही है। उसको इसका ये करने के बाद गिल्ट भी महसूस होता है, गिल्ट भी वो फील करता है। लेकिन सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जो है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाती है और इंसान को बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये कोई गलत काम भी कर रहा है सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, क्योंकि इसकी ये नॉर्मलाइज कंटेंट में बहुत ही आम हो गई है, इसको जरा भी इसका एहसास ही नहीं होता कि ये गलत है। तो इसलिए सॉफ्ट पोर्नोग्राफी ज़्यादा खतरा है, और यही सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जो है वो हमारी हया को बहुत ही बगैर हमारे रियलाइज़ किए कमज़ोर कर देती है, ये मॉडेस्टी को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर देती है। इसके इम्पेक्ट पे मैं अगर बात करूँ अब, तो सबसे पहले सेल्फ इमेज और सोशल प्रेशर का जो इम्पेक्ट है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ इमेज। जब आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे देखेंगे परफेक्ट बॉडीज़ दिखाई जाती है इंसानों की, परफेक्ट रिलेशनशिप्स दिखाई जाती है, परफेक्ट कपल्स दिखाए जाते हैं, परफेक्ट लाइफ्स दिखाई जाती है लोगों की। और ये जब देखते हैं तो अक्सर जो लोग इनको देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको अपना वो आइडियल बना लेते हैं। सपोज़ कोई कपल की वीडियोस आई तो उनको वो अपना आइडियल कर लेते हैं कि कपल की ज़िंदगी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, इतनी खुशहाल, इतनी ज़्यादा इन लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऑन स्क्रीन कुछ और होता है और ऑफ स्क्रीन कुछ और होता है। ऐसी कुछ वीडियोस भी आई हैं कि कुछ कपल ऑन स्क्रीन पे कैसे थे और उनकी ऑफ स्क्रीन की वीडियो आई कि एक दूसरे से कितना लड़ाई झगड़ा, कितना एक दूसरे पर जुल्म होता था, ये सारी वीडियोज़ भी बाहर आई है। तो ये एक इल्यूजन है जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, ये एक इल्यूजन है, क्यूरेटेड एक फ़िल्टर या एक स्टेज रील बनाई जाती है, और इसका नतीजे में फिर इंसान को यही होता है कि वो सेल्फ डाउट करने लगता है, उसको एंग्जाइटी होती है, उसको डिप्रेशन होता है, बॉडी डिस्मॉर्फिया भी जिससे कहते हैं वो चीज़ होती है कि उससे, क्योंकि इसको लगता है कि क्योंकि वो अपने आप को इन आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड तक कभी पहुंचा ही नहीं सकता, उसको ऐसा महसूस होता है। और जब कोई ट्रेंड वायरल होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कोई इमोडेस्ट ट्रेंड वायरल होता है कम कपड़ों में और इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं, तो लोगों में ये भी होता है कि मैं अगर ये सब चीज़ नहीं करूँगा, उसमें होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं, तो मैं एक ओल्ड फैशन समझा जाऊँगा, बहुत ही अनकूल हो जाऊँगा, ये समझा जाता है। तो उन लोग भी ये ट्रेंड को ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें भी लगता है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करें, क्या ही गलत है। तो दूसरा ये होता है कि उन पर सोशल प्रेशर होता है ट्रेंड्स को ज्वाइन करने का। अगला जो इम्पैक्ट है हाइपर सेक्सुअलाइजेशन का वो है द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, जिसको मास्टरबेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मसला ये है कि मास्टरबेशन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और नेचुरल और सेल्फ केयर के तौर पे पेश किया जाता है। नौजवानों में ये इसका ऐसा रुझान है कि ये चीज़ अक्सर गलत है ही नहीं, बल्कि हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर इसको लिमिट में किया जाए तो ये बिल्कुल सही है हेल्थ के लिए। कोई यूट्यूब के आप वीडियोस भी देखेंगे, कोई ब्लॉग्स पढ़ेंगे, वेलनेस ब्लॉग ये सब वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको उसमें पता चलेगा कि हम लोग यही कह रहे हैं कि इसको अगर लिमिट में किया जाए तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ है ये। लेकिन इसका रूहानी और साइकोलॉजिकल रियलिटी कुछ अलग ही है।
ये अमल जो है वो इंसान को एक आइसोलेट कर देता है, वो बहुत ही अकेला होना चाहता है, बार बार उसको अकेलेपन होने की तड़प लगती है, वो अपने दोस्तों से कट जाता है, अपने फैमिली से कट जाता है, वो अपने रिलेशनशिप से कट जाता है और एक आइसोलेट होकर फैंटेसीज़ में अपना सुकून हासिल करना चाहता है। फिर वो उस फैंटेसीज़ में वो सुकून की ट्रेनिंग लेता है। और फिर इसके नतीजे में इसको ये बहुत ही ज़्यादा तबाह कुन साइकिल है क्रिएट करता है, जिसमें थोड़ी देर के लिए तो इंसान को खुशी महसूस होती है, लेकिन उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गहरा गिल्ट और शेम भी महसूस होता है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस फील होती है। इसको एक फॉल्स एस्केप की तरह इंसान समझता है कि मैं रियलिटी से एस्केप कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो एक फॉल्स एस्केप होता है। और इस्लाम की गाइडेंस बिल्कुल इसको लेके क्लियर है कि कुछ लोग इसको हराम नहीं करार देता, लेकिन इस्लाम की गाइडेंस इस पर बिल्कुल क्लियर है कि कुरान की जो आयत है कि जो इंटीमेसी जैसी चीज़ हैगी, जो अगर हम डिज़ायर्स पूरी करने वाली चीज़ है, वो सिर्फ बीवियों के साथ या लोंडियों के साथ हलाल की गई है, जो कुरान की आयत है। बाकी सारे रास्ते अल्लाह ताला ने बंद कर दिए, तो वो सारे रास्ते, दीगर रास्ते में ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मास्टरबेशन वाली चीज़ भी आ गई। तो इस्लाम की राह इस पर एकदम वाजह है कि ये चीज़ भी नाजायज़ है, बिल्कुल करने जैसी नहीं है। अब तीसरी चीज़ है कि डिजिटल सर्वेलेंस के बारे में। अब पेनोप्टिकॉन का मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कराएगा। पेनोप्टिकॉन का मतलब होता है कि एक ऐसी जेल डिज़ाइन की जाती है कि जिसमें एक सेंट्रल में एक सेल हैगा, जहाँ पे एक गार्ड है और वो चारों तरफ फिर उसके प्रिजन सेल्स है, और वो सब पे नज़र रखे हुए हैं। सेंट्रल में है गार्ड, एक सेल में सब पे नज़र रखे हुए हैं, और बाकी सारे लोगों को नहीं पता, सारे प्रिजन्स को नहीं पता कि उस पर वॉच किया जा रहा है, उस पर नज़र रखी जा रही है। तो उसको बोलते हैं पेनोप्टिकॉन। इस तरीके की प्रिजन या उस तरीके की जेल। तो हमारी डिजिटल दुनिया भी एक ऐसी पेनोप्टिकॉन ही है। यहाँ पे हर फ्री ऐप जो आपको फ्री लगता है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सच में असल में फ्री है ही नहीं। एक कोट हैगा एक फेमस इंसान का कि इफ़ एनीथिंग कम्स फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर कोई चीज़ तुम्हें फ्री में मिल रही है तो उसके प्रोडक्ट तुम हो, तुम्हारा डेटा उसका प्रोडक्ट है। वो तुमसे पैसे नहीं ले रहे, लेकिन तुम्हारा डेटा तुमसे ले रहेंगे। आप इसकी कीमत जो है वो अपने डेटा से चुकाते हैं। आपके जो लाइक्स है, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, जो वक्त आप एक वीडियो में गुजारते हैं, जो आपकी वीकनेस है, ये सब जो है बहुत डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है, और एल्गोरिदम्स फिर इस डेटा को आपकी डिज़ायर्स को एक्सप्लॉइट करने और आपको हुक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपको वही चीज़ दिखाई जाती है जिस पर आपने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है, उसको सबसे ज़्यादा सर्च किया है, सबसे ज़्यादा लाइक किया है। तो एल्गोरिदम फिर इसी तरीके से आपको हुक कर लेता है, आपको एक एंडलेस साइकिल में, एंडलेस लूप में फंसा लेता है। और डिजिटल दुनिया में एक इसका एक्सपेक्ट ये भी है कि परमानेंटली जो तुम सर्च कर रहे हो वो परमानेंटली स्टोर हो गया है, ट्रेस हो गया है, उसको ट्रेस किया जाता है। आपको लग रहा है कि मैंने सर्च करा, कुछ लाइक करा, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये सोशल मीडिया ऐप्स है, उनके क्लाउड सर्वर पर, उनके प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें हमेशा मौजूद रहती है कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं उनके प्लेटफॉर्म पर आकर। और जो सोसाइटल इसका इम्पेक्ट होता है, मैं उस पर कुछ बात रखना चाहूँगा अब। वो है, सबसे पहला जो इम्पेक्ट होता है वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन। जो मैंने शुरू में हाइपर सेक्सुअलाइजेशन की मिसाल में भी मैंने इसके पर बात की कि वुमन को सिर्फ उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स तक ही रिड्यूस कर दिया जाता है, उनके इंटेलेक्ट को, उनकी सोल को, उनकी स्पिरिट को इग्नोर किया जाता है। और एक ऐसा कल्चर क्रिएट होता है जहाँ उनकी वैल्यू जो है वो उनके जिस्म से होती है, ना कि उनकी ज़ात से। और दूसरी चीज़ है वो है फेटिशाइज फैंटेसीज़ का प्रमोशन। यानी कि अब जो पोर्नोग्राफी या कुछ ऐसी फैश फिल्म होती है, उसमें इस तरीके की अनरियलिस्टिक कंटेंट दिखाए जाते हैं कि अब इंसान फिर उसको ही समझता है कि यही असल चीज़ है। अगर वो इस तरीके से फेटिसाइज फैंटेसीज़ को नहीं करेगा तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से फिर मैरिज में प्रॉब्लम आती है, मैरिज डिससेटिस्फेक्शन होता है, डिवोर्स के केसेस बढ़ जाते हैं। और वो जब असल में इंटीमेसी करना चाहता है अपनी पार्टनर के साथ, तो फिर वो चीज़ वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता। उसके बाद है कंसेंट, वायलेशन ऑफ कंसेंट एंड बाउंड्रीज़। कि अब क्योंकि
इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उस फैश फिल्मों में कि वुमेन जो है वो उनकी कोई उनका कुछ कंसेंट होता ही नहीं, उनसे कुछ कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तुम्हारे लिए एक महज प्ले टूल की तरह ही है, तुम जब चाहो उनका यूज़ कर सकते हो। तो इससे नौजवान नस्ल में ये चीज़ होती है कि वुमेन को हम जैसा चाहे जब भी चाहे इस्तेमाल करें, कंसेंट जैसी चीज़ पूरी तरीके से फिर ख़त्म हो जाती है। और फिर होता है एडिक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और फिर जब उनका इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है तो फिर वो दूसरी एडिक्शन की तरफ, नशे की तरफ जाते हैं। और फिर जब उनसे नशा भी बर्दाश्त नहीं होता तो फिर वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं या तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। इसका सिर्फ अब रूहानी या मोरल क्राइसिस ही नहीं है हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, इसका एक न्यूरोलॉजिकल क्राइसिस भी है। तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला है पोर्न इंड्यूस्ड फैटिग एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। पोर्नोग्राफी का मुसलसल इस्तेमाल हमारे दिमाग में जो है वो डोपामिन, जो खुशी का जो हार्मोन होता है, हैप्पीनेस का जो हार्मोन होता है, डोपामिन की एक ऐसी ओवर स्टिमुलेशन करता है जिससे हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे दिमाग का वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, डोपामिन क्रैश की तरह। उससे उसके नतीजे में फिर होता क्या है कि हमें कॉन्स्टेंटली लो एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, पुअर फोकस हो जाता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारे में मोटिवेशन की कमी हो जाती है। और डेली टास्क भी जो हम करते हैं वो करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और हार्मोनल लेवल पे भी रिसर्च ने दिखाया कि इस तरह के कंटेंट से जो है वो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन में कमी आ सकती है, जिससे हमारे जिस्म और जहनी ताकत पर सीधा सीधा असर होता है। दूसरी चीज़ है रिस्क ऑफ जेनिटल डिसऑर्डर्स एंड कैंसर। कुछ एक्सपर्ट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अनहेल्दी जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का जो रिश्ता है वो डायरेक्टली जेनिटल डिसऑर्डर्स और यहाँ तक कि कैंसर से भी हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और प्रोस्टेट के जो हेल्थ इश्यूज जो है वो इस एडिक्शन से जुड़े हुए हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और प्रोस्टेट के मसले इस एडिक्शन से जुड़े हुए जो लंबे अरसे में प्रोस्टेट कैंसर का रूप इख्तियार कर लेते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये शायद सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा दर्दनाक और नतीजा आएगा इस हाइपर सेक्सुअलाइजेशन की वजह से, इस पोर्नोग्राफी के कंजम्पशन की वजह से। वो ये है कि पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा रिवायर कर देती है, हमारे दिमाग को, कि वो सुपर नॉर्मल स्टिमुली यानी कि एक्सट्रीम और अनरियलिस्टिक कंटेंट के आदी हो जाते हैं। और एक वक्त आता है कि जब वो फिर रियल लाइफ स्पाउस के साथ इंटीमेसी उनको फिर बोरिंग या अनफुलफिलिंग लगने लगती है। जब आपका फिर दिमाग फैंटेसी में अराउजल की ट्रेनिंग ले चुका होता है कि फैंटेसीज़ में ही उनकी अब वो चीज़ पूरी हो रही है, डिज़ायर्स पूरी हो रही है, तो वो असल ज़िंदगी का जो नेचुरल प्रोसेस है, रियल वर्ल्ड कनेक्शन है, उसको वो फील नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से इसको एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के तौर पर उनको ये चीज़ देखने को मिलती है। और फिर बाकी दीगर भी डिसफंक्शनल इश्यूज़ है, जैसे कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, और डिलेड एजैकुलेशन जिसमें दिमाग जो है वो असली पार्टनर के साथ रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देता है। और तीसरी चीज़ है कि लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ न्यूरोलॉजिकल क्राइसिस थे इस हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के। अब जो हमारा जो तीसरा पार्ट है, आखिरी पार्ट, वो है द पाथ ऑफ मॉडेस्टी। क्या रास्ता है, इस्लाम क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इस्लाम ने एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क हमें दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हया का। हया को भी लोग समझते हैं कि वो एक सप्रेशन है, एक दबाव है, या रुकावट है, इसको सप्रेशन के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन असल में हया जो है वो सप्रेशन नहीं है, वो एक तरीके से सेंक्टिटी है, सेंक्टिफिकेशन है, महफूज रखता है, पवित्र करती है चीज़ों को, हया वो है। और जो हमारी बॉडीज़ है, हमारा जो दिल है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। तो अगर किसी की अमानत होती है तो हमें उसका किस तरीके से यूज़ करना चाहिए वो हमारे इख्तियार में नहीं होता, वो जिसकी अमानत होती है उससे इख्तियार में होता है। तो हमारी बॉडीज़ का, हमारे जिस्म का, हमारे हार्ट्स का इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है हमें कि हया डज़ नॉट ब्रिंग एनीथिंग एक्सेप्ट गुड। हया सिर्फ खैर ही खैर लाती है। अब सॉल्यूशन तो वो है हया, लेकिन अब सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है दूसरी बात होती है। तो वो इम्प्लीमेंट की मैंने स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे 3 डिफाइन की है, 3 में डिवाइड करा है। तो वो है सबसे पहली फोर्टिफाई द सेल्फ, यानी कि जो हमारा इनर गेम है, और सैनिटाइज योर एनवायरनमेंट जो हमारा आउटर गेम है।
फिर तीसरी स्ट्रेटेजी होगी रिक्लेम द नैरेटिव, नैरेटिव का अपनाना। तो तीनों का हम एक नज़र देख लेते हैं कि तीनों चीज़ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है फोर्टिफाई द सेल्फ। अब आपकी सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो रूहानी होगी। रूहानी किस तरीके से होगी? तक़वा हासिल करना होता है। तक़वा किससे मिलता है? नमाज से मिलेगा हमें। नमाज कायम करनी है। जो नमाज पे जो कुरान की आयत भी है कि बेशक नमाज जो है वो फहश से रोकती है, वो आयत हैगी। तो हमें नमाज की पाबंदी करनी है। खुशू व खुजू के साथ हम नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस चीज़ से बच जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र हर वक्त होना चाहिए। हमें हर वक्त इसका एहसास होना चाहिए कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। हर वक्त अल्लाह ताला की याद होनी चाहिए। और कुरान को हमें सिर्फ तिलावत ही नहीं करना उसको, बल्कि गौर व फिक्र करके उसको पढ़ कर समझना है। ये सबसे पहली चीज़ होगी जिसको हम स्पिरिचुअल आर्मर कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ है सीक नॉलेज। अब इसमें ये बात कहेंगे कि अब किसी चीज़ से हमें बचना है तो सामने वाले की टैक्टिक्स को भी समझना ज़रूरी है कि सामने वाला क्या हो रहा है। तो एक वेबसाइट है योर ब्रेन ऑन पॉन करके, इसमें यही चीज़ बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि सामने वाले किस स्ट्रेटजी से तुमको अपना कंट्रोल में लेना चाहते हैं, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके दिमाग किस तरीके से इससे रिस्पॉन्ड करता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो दूसरी चीज़ यही होगी कि इल्म हासिल करें। अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो ही उस चीज़ से बच पाएंगे। और तीसरी चीज़ है ऑक्यूपाई योर टाइम। फिर अपना जो ऐसा कहा जाता है कि शैतान जो है वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करते रहना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज हो गई, या कोई स्किल सीखे, या कुछ वॉलंटियरिंग करें, या नेचर में वक्त गुजारे, या कुछ लेक्चर सुने, कुछ किताबें पढ़े। इस तरीके से हमारा वक्त गुजरेगा तो हमें दूसरे काम करने की, यानी कि दूसरे फहश काम करने की टाइम ही नहीं मिलेगा, तो हम उस चीज़ तक नहीं जाएंगे। और चौथी चीज़ है कि जो हमारे प्रॉफिट ने हमें फॉर्मूला दिया है वो अपनाए हम, कि वो हदीस मिलती है कि जो भी शादी कर सकता है, जो शादी करने के लायक है, फिजिकल या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी रखता है, तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। और अगर उस काबिल नहीं है तो वो रोज़ा रखे। तो ये जो दो स्ट्रेटेजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, इसको अपनाएं। अब दूसरी जो चीज़ है वो है सैनिटाइज योर एनवायरनमेंट। अगर हम हमारा इनर गेम जीत जाएंगे, अपना आप में रूहानी वो चीज़ कर लेंगे, तो दूसरी चीज़ होगी हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सैनिटाइज करें। उसमें सबसे पहली चीज़ आएगी डिजिटल डाइट, यानी कि उस हम सोशल मीडिया पे हमें कोई भी ऐसा अकाउंट दिखता है कि जहाँ पे ज़रा सी भी प्रोवोकेटिव पोजेज आ रहे हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स कम कपड़े में हैं, या कुछ भी ऐसा लग रहा है, कुछ भी इमोडल्स हमें नज़र आ रहा है, तुरंत हम उसे अनफॉलो कर दें और उसको रिपोर्ट कर दें ऐसा हो तो, ताकि वो चीज़ हमें दिखाई ना जाए बाद में। और टेक्नोलॉजी का भी हम ऐसा इस्तेमाल करें, यूज़ टेक्नोलॉजी अगेंस्ट इटसेल्फ। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको यानी कि इस चीज़ में हेल्प करती है, आपके लिए वो कंटेंट को ब्लॉक कर देती है ताकि आप वो कंटेंट की तरफ ना जाए। जैसे दो प्लेटफॉर्म मैंने देखा था, कोवेनेंट आइज़ करके और कॉल टर्की करके, दो ये ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐप्स होंगे जिससे आप ये चीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कल्टिवेट राइचियस कंपनी। अब अच्छी सोहबत इख्तियार करें, क्योंकि दोस्त जो इंसान जो है वो अपने दोस्त के दीन पर ही होता है। दोस्त आपको या तो जहन्नम में ले जा सकता है या जन्नत में ले जा सकता है। तो आपको उसके बेसिस पे चुनना है कि आप इस तरीके के दोस्त को चुनें जो आपको अल्लाह की तरफ ज़्यादा माइल करें। और आखिरी चीज़ जो है वो है रिक्लेम द नैरेटिव, यानी कि इसमें लोगों को हम एजुकेट करें, खुद एजुकेट हों और लोगों को एजुकेट करें। हम ये इस बारे में बात करें हमारे फैमिलीज़ में, हमारे दोस्तों में, कि शादी के दायरे के अंदर इंटीमेसी का कितना खूबसूरत कंसेप्ट अल्लाह ताला ने दिया है। कि जो कुरान की आयत है कि हमने तुम्हारे जिन्स में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो, फिर रहमत और मोहब्बत, वो सारी चीज़ों का आयत। तो उस मिसाल को देकर हम लोगों को इसका यानी कि नैरेटिव चेंज करें, इस इंटीमेसी का नैरेटिव चेंज करें। तो वो है रिक्लेम द नैरेटिव। और इस इंसान के साथ जिए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। कम से कम ये आपको रहे कि अगर मैं अल्लाह ताला को नहीं देख सकता तो मैं जो भी अमल कर रहा हूँ, मैं जो भी इबादत कर रहा हूँ, उसमें अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ से बचेंगे। और आखिरी में मैं दुआ के साथ एक पावरफुल दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है इस चीज़ को लेकर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना। इसमें हम अल्लाह ताला से 4 चीज़ मांगते हैं। अल्लाह आई आस्क यू फॉर गाइडेंस, पीटी, चस्टिटी एंड सेल्फ सफिशेंसी। कि हम हिदायत मांगते हैं, तकवा मांगते हैं, इफ़्फ़त मांगते हैं, और तेरे बंदों से, तेरे मखलूक से नाम मोहताजी मांगते हैं। तो इस दुआ के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करता हूँ।
अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें प्योरिटी और डिग्निटी के साथ लाइफ जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।